विद्यार्थियों, देखते हैं भाषा और आधुनिकता के आज के अवतरण को। और आज पढ़ना है नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो। इसी अवतरण को कोशिश की जाएगी कि ये समाप्त हो जाए। कुछ अर्थ इसके पहले भी चर्चा में लिए जा चुके हैं, तो देखिएगा। नवीनीकरण अर्थात किसी भाषा को आधुनिक बनाने का कार्य कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, कितना ही बढ़िया क्यों न किया जा रहा हो, उस प्रक्रिया में हमें यह याद रखना चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है, अर्थात विचारों को व्यक्त करने की क्षमता है। अगर भाषा अपनी बात सामने वाले के सम्मुख नहीं रख सकती तो और वो करेगी ही क्या, उसकी जरूरत ही क्या है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता अर्थात जो संकेत वो करना चाहता है उससे कोई भी भाषा वंचित रहे, अर्थात यदि भाषा से अभिव्यक्ति की बात सामने ना आवे अथवा वो संकेत या संदेश सामने ना आवे जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो वह भाषा चिरकाल तक अर्थात काफी दिनों तक, आने वाले अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेगी, अर्थात वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उदाहरण मुझे जो याद आ रहा है वो आप लोग सुन करके दंग रह जाएंगे, और खतरनाक उदाहरण याद आ रहा है। और ना कभी सोचे हो आप लोग, और ना कभी अब सोचोगे। आज के बाद आप भी खतरनाक हो सकते हो, तो निवेदन कर दूं कि आप खतरनाक नहीं होंगे, ना बने। जैसे आतंकवादियों की एक भाषा होती है जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है, वह कोई ऐसी भाषा बनाते हैं और उसमें कुछ ऐसे निशान का प्रयोग करते हैं जो किसी न किसी अक्षर का संकेत होते हैं, और वह मैसेज उनके पूरी टीम वाले उसी भाषा के माध्यम से जान लेते हैं जब उन्हें आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई होती है। और सब लोग उसको पढ़ सकते हैं लेकिन दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। और वो पढ़ा हुआ छोटा सा पन्ना जिसमें केवल कुछ डॉट्स हैं और कुछ रेखाएं हैं टेढ़ी मेढ़ी, कुछ आकृतियां होती हैं, चाहे जो छाप दिया गया हो, और उसी से अपना मैसेज यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं। लेकिन वो भाषा बहुत दिन तक नहीं चलती। आतंकवाद की समाप्ति के साथ या उनके मिशन की समाप्ति के साथ वो भाषा वहीं खत्म हो जाती है। शायद समझे होंगे हम क्या कह रहे हैं। मैं भी जब कक्षा 12 में था, इस पाठ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, हमने अपने गिने चुने 4-6 दुश्मनों का नाम लिखा था, लिस्टेड किया था कि इनको मैं किसी दिन जब मैं मजबूत बनूंगा तो इनका इंतजाम करूंगा। वो डायरी देख करके मैं हंसता हूँ। वो 6-7 लाइनें हैं कुल मिला करके, जिसको मैं ही पढ़ सकता हूँ। उसमें लिखा है ऐसा कुछ, और सब जो कोडिंग और डिकोडिंग होती है या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसी से मैंने सीखा कि कैसे किया जाता है। लेकिन जब बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो मुझे ये लगा नहीं, दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होता है, समय और परिस्थिति का फेर होता है। इसलिए ना तो किसी से बदला लेने की जरूरत पड़ी और ना उस भाषा की कोई जरूरत रहेगी। आज वो मर चुकी है भाषा, बात समझे ना। नहीं सोचो कि दुश्मन मर गया, ना ना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी भाषाएं बनती और बिगड़ती हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति और लोग नहीं कर पाते, वो सीमित दायरे में रहता है, तो ऐसी भाषाएं किसी काम की नहीं रहती हैं। चलिए, वो सांकेतिक भाषा का उदाहरण था। आगे बढ़ते हैं। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए कि भाई उसमें अभिव्यक्ति का गुण हो और उसे बहुत से लोग समझ सकें। चलिए, इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। कभी भी हमारे मन में पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि जो शब्द बनाया गया है या हम बना रहे हैं तो उसमें हमारा कोई अपना स्वार्थ या हमारी कोई जिद, अकड़ शामिल हो। पूर्वाग्रह क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। पूर्व माने पहले से ही,
और आग्रह माने अपेक्षा। जब हम पहले से ही सोच के चलते हैं कि ये भाषा खाली हम अपने हिंदुओं के लिए बना रहे हैं या खाली मुस्लिम के लिए बना रहे हैं और लोगों का तो हम जिंदगी में न समझे देंगे, तो हो गया कल्याण। पूर्वाग्रह होता, जैसे हम आपको बहुत कुछ ज्ञान दें लेकिन पहले से मन में सोच के आए हों, पढ़ाए तो देंगे लेकिन हमरे अगर कौनों बताए दे या आगे बढ़ जाए तो आगे तो हम नहीं बढ़ने देंगे ना। हमारी प्लानिंग हो कि ये फला जाति का है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ये सोच पूर्वाग्रह का होता है। हम शब्द निर्माण कर रहे हो तो दूसरी भाषा से नफरत करके भाषा का नया शब्द बना रहे हो तो ये पूर्वाग्रह कहलाएगा। लेखक कह रहा है कि पूर्वाग्रह कहीं भी फायदे का विषय नहीं होता। सांकेतिक भाषाओं से मैं डरता हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि हाँ, सांकेतिक भाषाओं से मैं डरता हूँ क्योंकि मेरी जानकारी में 16 अर्थ होते हैं एक शब्द के जब सांकेतिक भाषा प्रयोग होती है। आप लोग हमारे ही साथ रहो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जो पूछना है खुल के पूछो, लेकिन जब आप आपस में बतियाओगे ना तो मेरे ऊपर उसका विपरीत असर पड़ेगा और मैं पूर्वाग्रही नहीं हूँ ना। आगे बढ़ रहा हूँ, चलिए। अब ये सोच के चले चलो टाइम पास करना तब तो पूर्वाग्रह हो जाएगा। वीडियो भी बन रही है, यूट्यूब पर जाएगा ये, है ना। कल भूल गए थे, आज दोनों एक साथ जाएगा। चलिए, एक उदाहरण बड़ा प्यारा सा आ रहा है कि भाई पूर्वाग्रह कैसा होता है, मैंने तो बताया ही, आगे आ रहा है। अगर अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही है, ऐसे लोगों की भाषा रही है जिन्होंने दूसरे लोगों को गुलाम बनाया है, और भाव अर्थात सोच दासता की निशानी है, अगर उसे हम स्वीकार कर लें तो हम गुलाम बने रहेंगे जिंदगी भर। अगर ये सोच करके हम भाषा को उतारते हैं, सीखते हैं या लोगों में लाते हैं तो नुकसान अंग्रेजों का नहीं, हमारा ही होने वाला है। बात समझे ना। ऐसा सोच कर यदि नए शब्द का निर्माण करने में लग जाए तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, जो इस्लाम धर्म की बातें करते हैं, अगर हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज ना रहकर एकदम बनावटी हो जाएगी। अगर हम छोड़ने लगे कि हम तो हिंदी वाले हैं, उर्दू के शब्द हमारे हिंदी में आए क्यों, एक भी नहीं आने दूंगा, तो हिंदी हिंदी नहीं रह जाएगी। आपको बता दें, अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग, अच्छे अच्छे एंकर्स, अच्छे अच्छे जिनकी बोलने की स्टाइल बड़ी खूबसूरत है, सब लोग उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनकी ज़बान, उनके द्वारा बोले हुए अल्फाज एहसास कराते हैं कि कुछ खास चीज़ है। बात समझिएगा। तो अगर हम नफरत करने लगे ये सोचकर कि हम हिंदी वाले हैं, उर्दू वालों को क्यों जगह दें अपने ज़बान में, ज़बान माने भाषा, तो ये एक प्रकार से हिंदी हिंदी नहीं रहेगी, बनावटी हो जाएगी। क्योंकि कोई मुझसे पूछे कि सबसे ऐसी कोई भाषा बताओ जो गंगा जमुना से भी बढ़कर लोगों को साथ लेकर चलने वाली है, तो मैं बोल दूंगा हिंदी। कोई भाषा ऐसी नहीं बची है जो मतलब कभी भारत के लोगों को जहाँ जरूरत पड़ी हो, सारी भाषा के शब्द आपकी हिंदी में मिल जाएंगे और बढ़िया से लोग प्रयोग करते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि गांव का आदमी भी अरबी भाषा का प्रयोग करता है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है। आपने नैकर शब्द सुना होगा। नैकर शब्द की शुद्ध शब्द है नेकर, और नेकर क्या होता है आप अंग्रेजी शब्दकोश में जाके देख लीजिएगा, वही गांव का शब्द है। चलिए, आप चौंक जाएंगे, आप कहाँ से उदाहरण लेके चले आए। ठीक, जो कुछ भी है, अगर गांव वाला जेंटलमैन नहीं कह सकता तो जेंटलमैन तो कह ही देगा। आगे बढ़ो। तो कुल मिलाकर के भाषा हमारे रग में बसी हुई है, इसलिए उर्दू या अंग्रेजी से किसी दूसरी भाषा से नफरत ना रखें और पूर्वाग्रही न बने, पहले से ही उसका विरोध करने का भाव मन में ना रखें। एक बहुत खूबसूरत विधा मुझे याद आती है, गजल। अगर गजल हटा दी जाए ना तो हिंदी मर जाएगी। शेर व शायरी जो सबको लगभग प्यारी लगती है, उर्दू से ही आई है। हाँ, ऐसे कट्टरपंथी लोगों से नफरत करना चाहिए जो उस भाषा के नाम पर एक धर्म विशेष को बदनाम करते हैं। चलिए, अच्छा, इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की है और उसको हम लोग नहीं कर सकते।
जरूरत क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा विषय से हट रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कह दूं कि ये जो समस्याएं आज वर्तमान में दिख रही हैं, ये केवल उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर ध्यान न देने की वजह से है। सरकार को उनके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अलाउ करना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी चीज न पढ़ाई जाए। अभी देखिए सब सुधर जाएंगे, लेकिन वो तो अपने मन का पढ़ाते हैं, कोई उसका कंट्रोल नहीं है। सबकी लाइव रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कुछ भी हो तो कुछ पकड़ में आ जाए। लेकिन बस चलो, यहाँ तो हमारे यहाँ आश्चर्य होता है कि लोग आतंकवादियों को भी अपना मौसिया समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए लोग क्या कहाँ तक गिर जाए कुछ पता नहीं है। आगे बढ़िएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, हिंदी में हम लोग पढ़े हैं। अगर राम वृक्ष बेनीपुरी ऐसा लिख सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं ना। उन्होंने भी कहीं बताया ऐसा कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। अर्थात अगर भाषा में नयापन जो आया है खाली उसको पढ़े लिखे लोग ही प्रयोग करें, कुछ ही लोग उसका इस्तेमाल करें नए शब्द का, तो भाषा विकास नहीं कर सकती। उस शब्द का प्रयोग धीरे धीरे सबको करना चाहिए। अब वो होगा कैसे? कोई आदमी शब्द खोजने नहीं जाता है। हम जितने साहित्य लिखेंगे, समाचार पत्रों में प्रयोग करेंगे, जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे या सुनेंगे, उतने ज्यादा उस भाषा का प्रचार होगा, वो नया शब्द प्रयोग किया जाएगा। एक शब्द आपको देते हैं और आप इसका उत्तर कमेंट में बताइएगा, चाहे आप लोग जो देख रहे हो वह लोग और चाहे जो लोग दूर से देखेंगे वह लोग बताएंगे कि वन रोजा क्या होता है, और आप इसका अर्थ लिख करके हमें बताएंगे क्या होता है वन रोजा, जो पुराना शब्द है लेकिन हम लोग नहीं जानते। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन रोजा और बनैला माने सुअर ही नहीं होता है। वनैला किसी को भी कहा जा सकता है। जंगल में रहने वाली जनजातियां भी वनैला हो सकती हैं। वनैला माने जंगली। ध्यान रखिएगा, शब्द इस प्रकार अर्थ देते हैं। आगे बढ़ो। तो भाई जो शब्द बना है वो केवल कुछ लोग ना बोले, अधिकांश जनता बोलेगी तो वो भाषा का प्रचार होगा, विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। जनता, ठीक है ना? तो बहुवचन की बात कही गई, जनता एक होते हुए भी अनेकों का अर्थ लेके चलती है, कई लोग प्रयोग करें। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थल से, जहां पर बनाए गए उस जगह से, उत्पत्ति के स्थान में ही अड़े रहें, अर्थात उससे आगे ना बढ़ सकें और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए, अर्थात ना हो, तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। अर्थात क्या सोच करके इसको बनाया गया था, किसके लिए नया शब्द निर्माण किया गया था, तो उसका उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब वही बात जो मैं कह रहा था कि भाई कोई ढूंढने नहीं जाता है उन शब्दों को कि नया शब्द बना है तो लाओ हम बोल रहे हैं ना। उसकी जिम्मेदारी साहित्यकारों की है कि उनको अपनी नई कहानी में, अपने वक्तव्यों में या कहीं भी जाते हैं, अब जनता के मंच पर, जनमंच पर, जिसे पब्लिक पैलेस कहा जाता है, तो वहाँ उन शब्दों को बोलना चाहिए या कहानी और गीत संगीत या पत्र पत्रिकाओं में उसे डालना चाहिए, तब तो लोग जान पाएंगे। आ रहा है वो उदाहरण जो मैंने भी कहा है। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं। क्या? नए शब्दों को भेजने के कई माध्यम हैं यूरोप के देशों में। हम लोग एशिया में हैं, एशिया में भी वो माध्यम अब आ गया है। क्या? श्रव्य दृश्य विधान। जो नई फिल्में बन रही हैं उसमें नए शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आज की जनता देखेगी तो वो भी इस्तेमाल करेगी, वाह ये शब्द पहली बार सुना है। ठीक इसीलिए फिल्मी गानों में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं सबसे पहले अनपढ़ो उसका उच्चारण करता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक कथा साहित्य जब लिखे जाए तब उनमें उनका प्रयोग किया जाए। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। भारत की बात करें तो भारत के साहित्य की बात करें तो यहाँ पर वैज्ञानिक साहित्य बहुत कम लिखे गए हैं जो विज्ञान की बात करते हों। एक बार मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ।
फिर भी जयप्रकाश भारती को आप देखिएगा, पानी में चंदा चांद पर आदमी, वही एक ऐसा महापुरुष था जिसने विज्ञान को रखा, बड़े हिसाब से रखा। और तमाम ऐसी चीजें हैं। अब तो कुछ लिखा भी जा रहा है, इधर नए जो आधुनिक साहित्यकार हुए हैं, वैज्ञानिक चीजें भी लिख रहे हैं, तो उनको नमस्कार करते हैं। और हम लोग अब नहीं लिख पाएंगे, क्यों? सरकार अब उन लोगों का दुश्मन बन गई है, या वो क्या करना चाहती है हम नहीं जानते, कि किसी भी शिक्षक को टाइम ही नहीं मिलता है कि वो रचना धर्मिता कर सके। एक प्राइमरी का मास्टर 5-5 मोबाइल लिया हुआ है, 60 ऐप इंस्टॉल किया है, और 10-10, 11-11 बजे रात तक सब कुछ ऑनलाइन कागजे भरता रहता है। वो बेचारा कब कविता लिखेगा, कब कहानी लिखेगा? ये आज की नई शिक्षा पद्धति वाले कहाँ ले जाएंगे साहित्य को, ये तो वही लोग जानते होंगे। इस पर एक अलग वीडियो डालने की ज़रूरत है, हम प्रयास करेंगे। याद आया है अभी, मैं खुद चाहता था लेकिन मौका नहीं पाया हूँ, क्या करूँ। अभी नोटिस हमारे नाम की आई है विद्यालय में कि आपने केवल 3 मॉड्यूल ही किए हैं, 3 सर्टिफिकेट लिया, बाकी आपने नहीं लिया। लोग कहे आप दूसरे को बताते हो, आप क्यों नहीं किए? हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, कि भाई कोई हमसे पूछे अधिकारी कि फला आदमी को ऑफिस भेजो, तो उससे हम बतिया सकें, ठीक है ना। उससे पूछें कि आखिर क्या चाहते हैं आप। अगर ये चीज़ ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है तो किताबों में डाल दो ना, हम लोग वही पढ़ाएंगे। तमाम वैकेंसी निकलने वाली है, उस वैकेंसीज में डाल दीजिए। काहे वो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, संस्कृत, विज्ञान काहे रटे बेचारे? वही रट के आओ, कंपटीशन पास करके चले आओ, जब वही ट्रेनिंग करे के बाद आगे चल के। तो ऐसे साहित्य के दुश्मनों को क्या कहा जाए, जो जो अच्छे रचनाधर्मी शिक्षक आदि हैं, या खाली शिक्षा क्षेत्र में नहीं है, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ पर लोग ऐप के माध्यम से अपना समय न गंवाते हों। हाँ, समय ज़्यादा लग रहा है, ध्यान रखिएगा। इतना जरूर कह दूं, थोड़ा दूरदर्शिता जो मेरी कह रही है, किसी दिन सबके खाते से करोड़ों की डकैती हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार सरकार कह देगी हम नहीं जानते, जबकि वही नोटिस जारी कर रही है कि इस ऐप को इंस्टॉल करो, इसके नियम को फॉलो करो। हमारा पूरा डाटा वो ले जा रहा है। एक बार हमारा ईमेल आईडी गया और सारी जानकारी ले लिया तो क्या नहीं निकाल सकता। आज के हाईटेक युग में आगे बढ़िए। फिलहाल हो सकता है मिली भगत हो, कुछ कह नहीं सकते। चलिए, आवश्यकता पड़ेगी तो चंद्रशेखर भी बना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जरूरत पड़ी तो कई माध्यम में, फिल्मों में नए शब्द प्रयोग किए जाने चाहिए, और खासतौर से जो पाश्चात्य फिल्में जिसमें वैज्ञानिक चीजें दिखाई जाती हैं, वो बहुत कुछ नए शब्दों को डाल सकते हैं। आगे बढ़िएगा। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति। कोई नई चीज बनती है, जनता अगर स्वीकार करेगी तो चलेगी, और नहीं स्वीकार करेगी तो नहीं चलेगी। तो अंततः जनता की सम्मति अर्थात उसकी स्वीकृति, और असम्मति अर्थात न स्वीकार करना के आधार पर निर्भर करती है। और जनता में इस चेतना को उजागर करने का दायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। मैंने कहा ना, सरकार ने ऐसी चीजों को पढ़ने से ही रोक रखा है। लिखने ही नहीं देगा तो हम लिखेंगे क्या? भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करने के साथ साथ जो भाषाएं हमारे व्यवहार में प्रयोग की जाती हैं उनका एक मानक बनाया जाना चाहिए। एक मानक मतलब एक सीमा होनी चाहिए कि ऐसे ही शब्द प्रयोग किए जाएंगे। ऐसे शब्द जो हमारे अंदर, हमारे आपस में दुश्मनी पैदा करते हों, या अपशब्द लगते हों, अश्लीलता आदि का भाव आता हो, ऐसे शब्दों का निर्माण करने से बचना है। खासतौर से वर्तमान में जो जाति धर्म इत्यादि का भेदभाव पैदा करते हैं, ऐसे नए शब्दों से भी बचना होगा। मूल उद्देश्य यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। लिपि माने वह अक्षर जिनके माध्यम से हम कोई चीज संकेत के रूप में पढ़ते समझते हैं। जैसे आपके अंग्रेजी के 26 अक्षर और 24 अक्षर आपके अरबी भाषा के, ऐसे नेवारी, नेपाली इत्यादि के वो भी 24 अक्षर। तो कुल मिलाकर के इनमें सुधार की आवश्यकता, मैं अगर कहूँ सबसे ज़्यादा सुधार तो अरबी भाषा में है।
जो उर्दू आप पढ़ते हो ना, उसकी लिपि अरबी है, वही लोग जानते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा आतंक के पुजारी वही भी हैं, क्योंकि उनको सब नहीं पढ़ सकता, और जो उनके मजहब का पढ़ रहा है दूसरे को बताने वाला नहीं है क्या मैसेज आया है। इसलिए समझदार थे पहले के पूर्वज, सभी लोग उर्दू भी पढ़ते थे। बात समझिएगा, चाहे जो लिखना है लाओ देखते हैं। ठीक, आजकल ज़रूरत है कि अगर इनको आप भारत में रहने देते हो तो इनकी लैंग्वेज जरूर पढ़ो, ये मेरी सोच है। ठीक, तमाम चीज़ें हैं। तो भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। जितना प्रयोग होगा, जितना उपयोग होगा, उतने भाषा में आधुनिकता आएगी। संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा, अर्थात भाषा में अगर नयापन आएगा तो व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। अर्थात भाषा को नए रूप में लाना है, वही आधुनिकता है। नए मुहावरे, नए शब्द। एक मुहावरा हमने बनाया था, बड़ा प्यारा लगता है, आपको सुना चुके हैं। आज के युग के अनुसार जिंदगी का सॉफ्टवेयर उड़ना। आगे बढ़िए, कुछ समझे नहीं समझे? तो सॉफ्टवेयर उड़ जाता तो हम चुप्पे हो जाते हैं, फिर डेड हो गए। आगे बढ़िए। तो संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे और नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। अर्थात खाली शब्द बनाए जाने से भाषा विकसित नहीं होगी, जनता उसका प्रयोग भी करे, बल्कि नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही जो नया बनाया गया है, नई शैलियां आई हों, जनता उसका इस्तेमाल करे, यही सब करना आधुनिकता प्रदान करता है। अर्थात यही भाषा की आधुनिकता है। सावधान, अगर यह अवतरण आया या यहाँ से कहीं से भी आया तो एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा, भाषा की आधुनिकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर आपको देना है। तो व्यावहारिकता में नए शब्द इत्यादि प्रयोग किए जाएं, क्योंकि व्यावहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। व्याख्या के लिए अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा, अति महत्वपूर्ण है। संक्षेप में नए शब्द से लेकर के अंत तक परीक्षा में समझो आ गया। आगे बढ़िए, अति महत्वपूर्ण लगता है, पूरे पाठ का निचोड़ है ये। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। पढ़े लिखे लोग भी बोलें और उनसे अनपढ़ लोग भी बोलेंगे। गाना नया बनता है, उसमें भी नए शब्द प्रयोग किए जाएं। खासतौर से आजकल तो अंग्रेजी खूब मिलाई जा रही है नए गीतों में। मैं किसी गीत का उदाहरण देने की स्थिति में नहीं हूँ, समय की कमी है। चलिए, इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे, क्या मतलब, जब हमारे सामने कभी शब्दों की दरिद्रता नहीं रहेगी कि किसी बात को कहने के लिए हम शब्द नहीं पाएंगे और इधर उधर देखेंगे, उस स्थिति खत्म हो जाएगी। जब अर्थात जरूरत पड़ने पर हर प्रकार के शब्द हमारे यहाँ उपलब्ध होंगे तो भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय लिया था रेड्डी साहब ने।